स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक श्रेष्ठ पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति बेहतर कार्य व्यवहार से, अपने श्रम से जब समाज में एक मुकाम हासिल करता है और समाज में उसकी ख्याति बढ़ती है, तो समाज का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जो कुछ भी उसने ख्याति अर्जित की या जिस पद को उसने धारित किया, उसके लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा। हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे व्यक्तियों की बात आप तक, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाना। इसीलिए आज हम आए हुए हैं भारतीय स्टेट बैंक के जोनल कार्यालय गोरखपुर में, जहां उप महाप्रबंधक पीसी बरोड़ साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनके जीवन वृत्त पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे कितना संघर्ष छिपा होता है। क्योंकि जब कोई भी उपलब्धि हमें मिलती है तो वो आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे तमाम सारे संघर्ष छिपे होते हैं। तो उन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम इनसे बातचीत करेंगे। बरोड़ साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ पद पर आसीन होता है तो समाज का व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत जीवन वो रह नहीं जाता, फिर वो सामाजिक जीवन हो जाता है। तो समाज का व्यक्ति जानना चाहता है। तो हम भी आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा, ताकि हमारा दर्शक जान सके कि आप की जो पढ़ाई लिखाई या जो आपका जो जन्म स्थान है, उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को, अपने माता पिता के बारे में बताएं। ऐसा है द्विवेदी जी कि मैं एक बहुत ही साधारण से परिवार से आया हूँ, बहुत ही साधारण सी जगह से आया हूँ। बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है राजस्थान में, चूरू नाम है उसका। तो वहीं पे एक हमारी जॉइंट फैमिली थी, उसमें रहते थे हम, बहुत सारे बच्चे थे। हम 5 भाई बहनों में मैं बीच में से तीसरे नंबर का था। तो घर का पहला लड़का था, तो लाड़ प्यार तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था। लेकिन जो एक संघर्ष का जीवन जो रहता है, एक साधारण परिवार से निकलना, फिर पढ़ना लिखना, वो सारी बातें जरूर लगी हुई थी। बिल्कुल। बरोड़ साहब, जैसे आपने बताया कि चूरू जिला है आपका जी, आपके माता पिता कौन थे, इसके बारे में जी, मेरे फादर, जो मेरे पिताजी थे, जो स्कूल में सर्विस था उनका। माँ तो हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। तो जब पढ़ने की बारी आई तो यस, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से ही 5वीं तक कक्षा हुई थी। फिर दूसरी स्कूल में गए, एक चूरू में, बहुत ही चूरू शहर में बहुत पुरानी संस्था है, कबीर पाठशाला, वहाँ से 5वीं तक पढ़ाई हुई। उसके बाद तो फिर जो 6 to 8 है वो दूसरी स्कूल में रही, बागला स्कूल है वो। फिर जो मैट्रिक और जो हायर सेकेंडरी है वो गोयनका हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। तो काफ़ी अच्छा वक्त था। यस, पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। स्कूल उस वक्त में, आजकल तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, लोगों के पास बाइक्स हैं, साइकिल हैं। हम लोग स्कूल पैदल जाया करते थे। बिल्कुल वही चीज़ है। जैसे आपने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक आपने बताया। आप अपने परिवार में ये भी आपने बताया कि आप 5 भाई बहनों में से जो आप तीसरे नंबर पर आपका स्थान है। तो माता पिता, जिसे पिताजी, माता गृहिणी थी, पिताजी जो शिक्षक थे। तो जिस समय की बात आप बता रहे हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा का दौर था आपका, तो एक शिक्षक पिता कितनी मुश्किल से अपनी 5 संतानों को पढ़ाया होगा, इसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को। देखिए, मुश्किलें तो हर चीज़ में होती है, लेकिन एक जज्बा जो था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे मेहनत करके अच्छे
स्टेटस पे जाएंगे, लेकिन उनके पहले उनका ये था कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा कुछ करेंगे। ये एक हमेशा हमारे परिवार में, मेरे जो दादाजी थे वो एक सोशल वर्कर थे। ऑफ कोर्स थोड़ा पॉलिटिकल में भी था उनका इंटरफेरेंस, बट वो मोर ऑफ सोशल वर्कर थे। तो उनका हमेशा एक इन्फ्लुएंस रहता था हम सब पे, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किए थे। तो वो एक हमारे साथ हमेशा एक लेगेसी रहती थी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो जिससे कि हम एक अच्छे इंसान के तौर पे जाने जाएं या समाज को कुछ दे दिया जाए। बिल्कुल, मतलब समाज सेवा आपको संस्कार से मिला है। जी। आपके बाबा जी, दादाजी। आपके दादाजी जो है समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही बेहतर जो है जीवन होता है, जो सामाजिक जीवन होता है, और इससे जब सांस्कारिक होता है जब व्यक्ति, तो समाज में निश्चित ही कुछ बेहतर करता है। बरोड़ साहब, चूंकि उच्च शिक्षा आपने ग्रहण किया, तो उच्च शिक्षा के लिए आपको राजस्थान से बाहर जाना पड़ा या राजस्थान में ही आपने शिक्षा कॉलेज ग्रहण? तो वहीं चूरू से ही हो गई थी हमारी, और उसके बाद में जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं वो दिल्ली से हुई थी। और उसके बाद में जो है ये उस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे। आजकल तो हाँ, बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल। जानकारी मिलती है, इंटरनेट है, और बाकी भी पीयर लेवल है, टीवी आपका बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। लेकिन उस वक्त जानकारियों का बहुत अभाव रहता था, केवल एक न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम होता था। तो तैयारियां करने के लिए दिल्ली में भी रहना पड़ा, और अल्टीमेटली यस ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों स्ट्रीम में ट्राई होती थी, लेकिन फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रूप में ये जो है ये पोस्ट। अच्छा, पीओ के रूप से जी। मतलब आपका पदार्पण हुआ जी, बैंकिंग जी, क्षेत्र में। जी। तो क्या आप बैंकिंग क्षेत्र में ही आप आना चाहते थे, या फिर और आपने जो है तैयारियां और भी क्षेत्रों की आपने नहीं, किया? तैयारियां तो कुछ और भी क्षेत्र की थी, लेकिन जो एक रिस्पेक्टेबल या जो एक एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ जॉब जो था, वो पहली ऑफर यही थी, और कूद पड़े। और वो जी। बिल्कुल जो सोच होती है व्यक्ति जी, की, जी। उस तरह से वो स्थान मिलता भी जी, है। जी। बरोड़ साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो क्या आपकी जो शादी हुई वो सेवा में आने के बाद हुई या सेवा में आने के पहले? ये दोनों ही बोल सकते हैं। जो सिलेक्शन था वो सेवा के दौरान ही हो गया, और शादी जो सेवा से पहले हो गई थी। तो अच्छा। ये लगभग ऐसा, लेकिन ये टोटली अरेंज्ड मैरिज थी। हमारे जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया, और उस वक्त में ठीक है बहुत चलता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए थी। यस ऑफ कोर्स बाद में जो सहमति जो होती है वो तो होती है, लेकिन ये तय हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने किया। मतलब परिवार के श्रेष्ठ सदस्यों ने मिलकर के जी, जो जी, जो एक पारिवारिक व्यवस्था के तहत जी, जो आयोजन होता है उसके तहत आपकी जी शादी हुई। आपकी पत्नी गृहिणी हैं या वो जी भी हाँ, सेवा? मेरी पत्नी गृहिणी हैं। उनका ये बहुत ही क्लियर मैंडेट था कि या तो मुझे घर बसाना है या मुझे कुछ व्यवसाय करना है। तो चॉइस तो यही थी कि घर बसाना है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। वो मेरी जो घर परिवार को है बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे ऑफ कोर्स लाइटर वेन में कि मैं बैंक संभालता हूँ और मुझे और मेरे परिवार को संभालती है। हाँ, पत्नी संभालती है। नहीं, है भी जीवन साथी, जीवन संगिनी के रूप में जो संज्ञा की गई है, उसमें इस जीवन रूपी गाड़ी के जो दो पहिए बताए गए हैं उसमें पति पत्नी हैं। और अगर इसमें बैलेंस बना रहे तो निश्चित रूप से जो चाल होती है, जो गति होती है, वो बेहतर होती है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? जी मुझे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है जो अभी इज डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर। उसने अभी जस्ट BDS कंप्लीट कर लिया है, और वो अभी MDS के लिए नीट क्वालिफाई कर चुका है वो। तो अभी जस्ट महीने 2 महीने में वो MDS ज्वाइन कर लेगा। छोटा बेटा जो है मेरा वो अभी 12th स्टैंडर्ड में है, और उसका भी इंक्लिशन जो है वो मेडिकल लाइन में है। तो 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स अभी मेंस से शेड्यूल्ड है, मे के बाद में नीट होगा। देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। आपका पदार्पण बैंकिंग क्षेत्र में हुआ,
भारत सरकार का बैंक भारतीय स्टेट बैंक में आप आए। तो जब आप आए उसके बाद से और आज तक आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? और आज चूंकि आप गोरखपुर में हैं तो आज तो मैं जान रहा हूँ, Yes, बाबा लेकिन की नगरी। शुरुआत, हाँ, आज तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ के तपोस्थली में हैं आप। तो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और आज गोरखपुर में पहुंचे? Yes, शुरुआत जो थी वो जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है वहीं पे ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, मुंबई में। और उसके बाद में मुंबई में कुछ दिन गोवा में पोस्टिंग रही, लेकिन जो लगभग 24 साल जो है वो महाराष्ट्र में ही विभिन्न जगह पे पोस्टिंग रही। मराठवाड़ा में पोस्टिंग रही मेरी, एक छोटा सा जगह थी बसमत नगर। नागपुर में मैंने बिताए हैं 5 साल, मुंबई में लगभग 15 साल। तो ऐसा मिला के जो सारा सब कुछ जो है वो गोरखपुर में आने से पहले केवल महाराष्ट्र और गोवा में ही रहा। मतलब कुल मिलाकर के महाराष्ट्र ही उसको कहना है। जी हाँ। तो आप जो है आपकी सारी जो सेवाएं हैं बिल्कुल उस जो है फिल्म नगरी के आसपास ही जो है आप रहे हैं जो है। अच्छा, बैंकिंग सेवा में तमाम सारे लोग आना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेवा जो प्रतिस्पर्धी जो छात्र हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं, तो क्या बैंकिंग सेवा में आना बेहतर जॉब है या उन्हें और कुछ सोचना चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, बैंकिंग जो है वो जो हमारी 80s और 90s की जो बैंकिंग थी या अर्ली 2000 की बैंकिंग थी वो आज बहुत बदल चुकी है। बैंकिंग के बारे में, बैंक्स के बारे में बहुत सारी नए नए व्यूज और विजन आ चुके हैं। तो बैंकिंग अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब है, लेकिन बैंकिंग जो है वो अभी एक सर्विस इंडस्ट्री बन चुका है। अगर आपको लोगों की सर्विस करने में आनंद आता है, आपको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छा लगता है, तो बैंकिंग आपके लिए है। तो बैंकिंग आपके लिए, अगर आप ये सोच के आते हैं कि मैं बैंक में ऑफिसर हूँ, मैं एक ब्यूरोक्रेटिक रूप से रह सकता हूँ, तो शायद बैंकिंग आपके लिए नहीं बनी है। बैंकिंग आज की डेट में जो है, 2 चीज़ें हो गई। एक तो क्या है कि बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं, तो हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं। दूसरा ये है कि जो वर्तमान नीतियां हैं वो ये चाहती हैं कि बैंक अपने आप में सक्षम हो, जिससे कि आपने बजट में देखा होगा कुछ बैंकों को कैपिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है, कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अगर बैंकिंग में आए तो आप सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हैं ये सोच के आए। मतलब एक कड़ी मेहनत आपको करनी जी है। हाँ, जी हाँ, और जी। जो प्रतिस्पर्धा पार करके आप आते हैं, पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा, यहाँ सेवा में यहाँ पे भी आपको प्रतिस्पर्धा में ही अपनी सेवा भी देनी होगी। जी, जी। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र माना जाता है, एक आम धारणा है कि जो बैंक मैनेजर होता है वो एक अच्छा जॉब माना जाता है। तो आपने जब बैंकिंग सेवा में आप आए तो स्वाभाविक है कि आप नौकरी भारतीय स्टेट बैंक की कर रहे हैं, लेकिन तमाम सारी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं, देश के लोगों की अपेक्षाएं होती हैं बैंकों से। तो आपके पास तमाम सारे लोग आते रहे होंगे, आज भी आते हैं, तो किस तरह से आप लोगों को संतुष्ट करते रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने बात किया कि हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है, तो हमें हमेशा एक बात हमें सिखाई जाती है और हम सब हमारे साथियों को भी बताते हैं कि हमारे लिए ग्राहक ही हमारा भगवान है। ग्राहक की ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरत है। ग्राहक को जो चाहिए वो हमें प्रोवाइड करना है। ऑफ कोर्स रूल्स रेगुलेशन के अंदर, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ के नहीं करती, सिस्टम प्रोसेस के हिसाब से ही करना है, लेकिन ग्राहक की संतुष्टि जो है वो अपने, और जब हम एक ग्राहक को वो संतुष्टि देते हैं तो ये जॉब अपने आप में बहुत संतुष्टि देता है, ये बहुत कंटेंटमेंट देता है।
बैंकिंग ही एक ऐसा जॉब है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर फले फूले, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो हैं वो हमेशा प्रगति करें। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर को किसी फाइनेंशियल दिक्कत आए, चाहे वो हमारा डिपॉजिटर हो, चाहे जिसने उसने हमारे से लोन लिया हो। हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उसका बिजनेस खराब हो जाए, हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उसके बिजनेस में कुछ दिक्कत आए। हम हमेशा ये चाहते हैं कि उसका बिजनेस अच्छा चले, वो अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करे, जिससे कि हमारा लोन वापस रिपे करे और फिर से बड़ा लोन ले। ये एक बैंकर ये बहुत बिल्कुल ये बहुत बड़ी जो है एक बेहतर व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें जब कोई व्यक्ति उस बैंक से जुड़ता है तो उस बैंक के लोग या बैंक मैनेजर का भी उसकी भी ये इच्छा होती है कि हमारा ग्राहक आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा तो हमारा बैंक भी आगे बढ़ेगा। बरोड़ साहब, आपका जो प्रांत है राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि सूखी धरती। तो राजस्थान में जो जिस समय आपने शिक्षा ग्रहण किया और वहाँ से निकल करके आप इस सेवा में आए, तो राजस्थान के प्रति जब आप अपने प्रांत से निकल के बाहर गए तो राजस्थान के बारे में जो लोगों की सोच थी, उस सोच ने आपको कितना प्रभावित किया, आपको गौरवान्वित किया या आपको कहीं परेशानी हुई? तो राजस्थान का होने के नाते राजस्थान में तमाम सारी बेहतर चीज़ें हैं, राजस्थान में तमाम सारी ऐसी चीज़ें भी थी जिसकी वजह से राजस्थान बदनाम भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का होने के नाते आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर पाते हैं? बहुत बहुत प्राउड हूँ मैं राजस्थान का होने से। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई या परेशानी नहीं आई कि मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रांत है। राजस्थान के हम जो राजस्थानी हैं वो बहुत मिलनसार होते हैं। हम अतिथि का जो एक गेस्ट होता है उसके लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। तो राजस्थान अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रदेश है। बहुत सीधे साधे लोग होते हैं राजस्थान के। और मैं जब राजस्थान से महाराष्ट्र गया तो दिमाग में कुछ शंकाएं थी। छोटी सी जगह से निकल के बड़ी जगह पे जा रहे हैं, अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ की बोली, जहाँ की भाषा, जहाँ का खान पान अलग होगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि राजस्थान अगर माँ है तो महाराष्ट्र मासी है। और महाराष्ट्र जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही अति सुंदर प्रदेश है। और महाराष्ट्र का दिल बहुत बड़ा है। वहाँ पे जो कोई भी जाता है वो अपने आप में समा लेता है। मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, बहुत प्यार है, बहुत गर्व है। लेकिन मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही है, उससे भी बहुत प्यार है और उस पर भी मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मेरे बच्चे वहीं पर बड़े पैदा हुए हैं, वहीं से पढ़ाई लिखाई करी है। और अभी मैं ऑलमोस्ट महाराष्ट्रियन हूँ, बच्चे भी हमारे महाराष्ट्र मतलब राजस्थान से निकल के आपने जी अपना आशियाना हाँ महाराष्ट्र है, लेकिन राजस्थान में हमारी जड़ें अभी भी हैं। राजस्थान हमेशा साथ रहेगा और राजस्थान से जो जुड़ाव है वो कभी कम नहीं हो सकता है। नहीं, राजस्थान गौरवान्वित करता है। जी राजस्थान हमें लगता है कि पर्यटकों की एक बहुत बड़ी संख्या राजस्थान जाती है और तमाम सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर, धार्मिक स्थल हैं, सामाजिक स्थल हैं वहाँ पर, जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं वहाँ। हमने ये कहा कि राजस्थान को तमाम सारी चीज़ों को लेकर के राजस्थान की बुराइयां भी हुई हैं। बाल विवाह को लेकर के राजस्थान में तमाम सारी बातें जो है इस तरह की आती हैं। मैं आपको बताऊं द्विवेदी जी की राजस्थान में बाल विवाह हुआ करता देखिए, समाज के साथ विकास जरूर हुआ है, वक्त के साथ विकास हुआ है समाज का। और ये सारी बातें जो हैं, ये बहुत बाल विवाह कोई अच्छी प्रथा नहीं थी, नहीं, लेकिन वो आज मुझे लगता है कि पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कहीं कोई एक आध केस इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, बट वो लगभग खत्म हो चुका है अभी।
मनोहर साहब, एक चीज़ और आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आज जब हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं तो शाम हो गई है, बिल्कुल 5 से ऊपर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपका सेवा की जो कार्य अवधि है ये आपके परिवार में बाधा तो नहीं उत्पन्न करती? कितना समय आप दे पाते हैं अपने परिवार? बड़े ही आपने अच्छा सवाल पूछा है ये, लेकिन देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जब हम अपने कार्यस्थल पे होते हैं उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, और अगर हम अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढालेंगे तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पे पब्लिक के लिए शायद वक्त 10 से 4 हो, लेकिन किसी भी बैंक में मैं भारतीय स्टेट बैंक का तो बोल सकता हूँ कि नॉर्मली जो क्लोजर आवर जो रहते हैं वो 7, साढ़े 7, 8 ये टाइम रहता है। तो शुरुआत में इसको एक एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हमारे देश की जो औरतें हैं, गृहिणियाँ हैं, वो जानती हैं, वो समझती हैं, और मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसी समझ वाली जीवन संगिनी मिली है जिन्होंने हमेशा मुझे कुछ बैंक को देने के लिए, जो समाज को देने के लिए या अपना कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा इनकरेज ही किया है। तो शुरुआत में दिक्कतें होती थी कि भाई बैंक 5 बजे बंद होता है, आप 5:30 क्यों नहीं आते हैं, लेकिन ये बातें वक्त के साथ समझ जाते हैं और अभी तो बैंकिंग में एक नॉर्म बन गया है, तो चलता रहता है। एक सोच लोगों के अंदर, विशेष तौर से प्रतिस्पर्धियों के अंदर होती है, सरकारी जॉब की तरफ जो तेजी से भागते हैं। उनको ये लगता है कि सरकारी जॉब आराम का जॉब है और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो हमको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो आप तो सरकारी सेक्टर में 12 घंटे काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सोच है, इस सोच को बदलने का फार्मूला आप बताएं हमारे जो दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं नहीं, मेरे सारे जो साथी हैं, मेरे जो रीजनल ऑफिस के साथी हैं, हमारी शाखाओं के साथी हैं, वो सब यही लगभग टाइमिंग रहती है। तो और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके पास जो कार्य है, जब तक आप उसे एक लॉजिकल एंड पे डे पे नहीं लेके जाते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, उन्हें निभानी है। तो अगर घड़ी की सुई को देखते रहेंगे तो जिम्मेदारियां कहीं न कहीं छूट जाएंगी। तो बैंकिंग में आपके लिए जो एक नॉर्मल जो आवर है 6, 7, 8, वो तो कॉमन सी हो गई है। अच्छा बरूर साहब, चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा। इतनी लंबी सेवा आपने दी, तो कुछ ऐसी यादें, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आपके दायित्वों के निर्वहन के दौरान, जो आज तक नहीं भूल पाए, क्या कहेंगे? देखिए, पारिवारिक तो यस बहुत चीज़ें हैं। जैसा कि बताया कि मैं महाराष्ट्र आ गया था, तो जो परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां थी वो तो पूरी करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक जरूर रहती थी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा वक्त बिता दिया जाए। ये इच्छा आज भी रहती है। तो माता पिता से मिलने आप जाते हैं? जी जरूर जाना ही होता है। हर 2-4 महीने में उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वो एक अंदर इच्छा जो होती है कि उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता दिया जाए, उनके साथ उनकी कुछ थोड़ी सेवा कर दी जाए। लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बैंक की, उन्हें भी पूरा करना है, तो दोनों में कहीं ना कहीं समझने से बैठाना जरूरी होता है। ये अपना सवाल था मेरा, लेकिन एक सवाल इसमें निकल गया। जी, माता पिता की जब बात आई तो अक्सर जो है, जो माता पिता अपनी औलाद के लिए सारा जीवन बिल्कुल खपा देते हैं, सब कुछ जो है न्यौछावर कर देते हैं, और उनको सिर्फ एक छोटी सी चाह होती है कि हमारा लड़का, जैसे आपने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में जो बैंक का कर्मचारी होता है वो अपने ग्राहक के उत्थान की बात सोचता है,
माता पिता और गुरु के बारे में ये कहा गया है कि ये रिश्ते ऐसे हैं जो जहाँ लोग हार के प्रसन्न होते हैं। पिता जब अपने पुत्र से हारता है तो उसे प्रसन्न होता है, तो उसकी एक इच्छा होती है कि हमारे मेहनत के प्रतिफल के रूप में जो हमारी औलाद है श्रेष्ठ पदों पर आसीन है, तो मुझे उसका पिता कहलाने का गौरव हासिल है। तो उस संतान का भी दायित्व है कि अपने माता पिता की चिंता करे। आज जो है मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में एक बहुत सारी बड़ी एक न्यूनता आई है कि लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो अपने माता पिता परिवार को छोड़ते जा रहे हैं। इसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को। शायद कोई अगर ऐसा करता है तो बहुत ही गलत कर रहा है। अगर आपको देखना है तो आपके माँ, आपकी पिताजी की आंखों में देखिए, वो कितना प्यार रहता है, कितना गर्व होता है जब उनको कि देखा जाता है। वो जब देखते हैं कि मैं कुछ पब्लिक का काम कर रहा हूँ, देखते हैं मैं कुछ सोशल सर्विस कर रहा हूँ, देखते हैं कि आज इतने सारे एरियाज़ में कवर कर रहा हूँ, तो उनकी आंखों में जो एक प्राउड फील होती है ना, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ, और शायद वो मैंने अपने पिता से या मेरे दादाजी से सीखी होगी, कि माता पिता जो है ना, प्यार तो हमेशा करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो हम पे गर्व कर सके। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये, और मेरे पिता जो हैं वो बहुत ही सीधे सरल इंसान हैं। उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हम समाज के लिए कुछ करें। बिल्कुल। हमेशा वो ये कोशिश करते हैं, मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना है। और शायद इसके लिए ही मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि मैं ब्लड डोनेशन जो है वो, मैं एक रेगुलर ब्लड डोनर हूँ, जो मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम है। और मैंने अभी तक 61 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मैं पिछले 5 सालों से, रादर 7 सालों से हर साल 2 या 3 बार हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं। यहाँ पे भी हमने पिछले महीने 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी संख्या में जो ब्लड डोनेशन वगैरह हुआ है। तो ये समाज के प्रति जो थोड़ा बहुत दिया जा सकता है वो है। और चलते चलते ये मेरा आखिरी ही सवाल होगा। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तमाम सारी चीज़ें जीवन पथ पर चलते हुए बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति करता है, लेकिन तमाम सारी इच्छाएं उसकी अधूरी रह जाती हैं। तो सेवा काल का जो हिस्सा आपका बचा है उसमें क्या करना चाहेंगे देश के लिए? देखिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, वो शायद एंड ऑफ वर्ल्ड। इच्छाएं तो बनती रहनी चाहिए और पूरी होती भी रहनी चाहिए। एक इच्छा जरूर ये रहेगी कि जो बचे हुए जो सेवा काल है उसमें कुछ ऐसा जरूर करें कि समाज के कुछ लोगों को डेवलप कर सके, समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान कर सके। इनफैक्ट प्रोफेशनल लाइफ अगर देखा जाए तो ये इच्छा भी रहती है कि हमारे जो साथी हैं उनके जीवन में कुछ अच्छा कर दिया जाए, हमारे जो साथी हैं उनको कुछ मार्गदर्शन दे दिया जाए, हमारे जो साथी हैं उनका इस तरीके से नर्चर किया जाए कि वो आगे चल के अच्छे अधिकारी के रूप में, अच्छे बैंक के कर्ता के रूप में आगे अपना कार्य कर सके। क्योंकि ये जो हमारी बैंक है, हमारा जो बैंक है, हमारी संस्था है, ये एक आदमी से नहीं हो सकती है, ये हम सबको चलानी है। तो टीम वर्क, और जैसा बोलते हैं कि एक गुड लीडर ऑलवेज क्रिएट्स लीडर, तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि हमारे जो साथी हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको भी हम इसमें साथ लेके चले। बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त पर आपने चर्चा किया बरोड़ साहब। हमारी भी इच्छा है कि आपका जो सेवा काल बचा है उसमें आप श्रेष्ठ कार्य करें और इस विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सताए हों
आपका स्नेह और प्रेम समाज के प्रति बना रहे, परिवार के प्रति बना रहे, अपने माता पिता के प्रति बना रहे। इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।